नमस्कार साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली एग्जाम विथ पीके में आप सभी लोग का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को सितंबर माह 2022, देखिए यहाँ से देखिए ध्यान से, सितंबर माह 2022 का करेंट अफेयर्स बताया जाएगा। और ये जो प्रतियोगिता दर्पण है सक्सेस मिरर करेंट अफेयर्स है सितंबर 2022 का, इसमें सारे करेंट अफेयर्स दिए गए हैं, उन्हीं को कराया जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है साथियों, चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इजराइल और किस राज्य सरकार ने क्षमता निर्माण एवं एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन में एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा हरियाणा। किसने किया है? हरियाणा ने किया है। दूसरा है, हर वर्ष विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो जो वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे होता है दोस्तों, 15 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को मनाया जाता है। अगला है कि भारत का पहला मंकी पॉक्स मामला किस राज्य में पाया गया? तो केरल में पाया गया था। नेक्स्ट है, किस टेलीकॉम ऑपरेटर ने गूगल को 7.1 करोड़ से अधिक इक्विटी शेयर आवंटित किया है? तो भारतीय एयरटेल ने किया है। किसने किया है? भारतीय एयरटेल ने गूगल को 7.1 करोड़ से अधिक इक्विटी शेयर आवंटित किया है। अगला हम लोग देखते हैं कि जापान सरकार ने किसे मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सम्मान द कॉलर ऑफ द सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो जापान सरकार ने मरणोपरांत जिसको इस सम्मान की घोषणा किया है वो कौन थे? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे थे। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को यह सम्मान देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है कि साइबर सुरक्षा सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की 2 दिवसीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत को स्वदेश निर्मित लिथियम आयन सेल को किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ओला इलेक्ट्रिक के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? ओला इलेक्ट्रिक के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार द्वारा EFIR सेवा और उत्तराखंड पुलिस ऐप का शुभारंभ किया गया है? तो है आपका उत्तराखंड। कौन है? उत्तराखंड के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा सौरव गांगुली को। किसको किया गया है? सौरव गांगुली को किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्री द्वारा कनेक्टिंग थ्रू कल्चर पुस्तक को लॉन्च किया गया है? तो डॉक्टर एस जयशंकर को किया गया है। किसको किया गया है? डॉक्टर एस जयशंकर को किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बर्मिंघम विश्व खेल 2022 में तीरंदाजी में कांस्य पदक किसने जीता? तो अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेखा ने जीता है। किसने जीता है? अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेखा ने जीता है। कौन सा खेल था? तो बर्मिंघम विश्व खेल 2022 तीरंदाजी में कांस्य पदक किसने जीता है? तो जीता है अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेखा ने जीता है। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने अर्न विद लर्न नाम से नई योजना शुरू किया है? तो त्रिपुरा ने किया है। किसने किया है? त्रिपुरा ने किया है। नेक्स्ट है कि भारत ने एशिया अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते? तो कुल 22 पदक जीते हैं। किस पदक में? तो एशिया अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप में कुल 22 पदक जीता है। नेक्स्ट है कि किसने पहले वर्चुअल 12U2 शिखर सम्मेलन में भाग लिया? तो नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था। किसमें? 12U2 शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे? नरेंद्र मोदी थे। नेक्स्ट है कि डीजी वाड़ी कॉल सेंटर परियोजना के लिए नैस्कॉम फाउंडेशन ने किसके साथ समझौता किया? तो गूगल के साथ समझौता किया है। किसने किया है? डीजी वाड़ी कॉल सेंटर परियोजना के लिए नैस्कॉम ने गूगल के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस कंपनी द्वारा विश्व की सबसे तेज ग्राफिक्स ड्रामा चिप को विकसित किया गया है? तो ये है सैमसंग कंपनी के साथ किया गया है। किसके साथ? सैमसंग कंपनी के साथ किया गया है। किसने अपने जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 को जारी किया है? तो विश्व आर्थिक फोरम ने जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 को विश्व आर्थिक फोरम ने जारी किया है।
किस राज्य सरकार ने छात्रों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु यूनिसेफ का समझौता किया है? तो दिल्ली सरकार ने किया है। किसका समझौता किया है? यूनिसेफ का समझौता दिल्ली सरकार ने किया है छात्रों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए। नेक्स्ट है कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा कहाँ पर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया गया है? तो पंचकूला में किया गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा पंचकूला में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया गया है। अगला है कागज आयात निगरानी प्रणाली। कागज आयात निगरानी प्रणाली PIMS वर्ष 2022 कब से शुरू होने जा रहा है? तो 1 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। कागज आयात निगरानी प्रणाली PIMS वर्ष 2022 कब से शुरू होने जा रहा है? तो 1 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार राष्ट्रव्यापी अभियान हर घर तिरंगा को कौन से स्वतंत्रता दिवस पर शुरू करने जा रही है? जब 75वें स्वतंत्रता दिवस पर शुरू करने जा रही है। केंद्र सरकार राष्ट्रव्यापी अभियान हर घर तिरंगा ये 75वें स्वतंत्रता दिवस पर शुरू हुआ है। अगला है कि जून 2022 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति कितने प्रतिशत थी? तो 7.01% थी। कितना थी? 7.01% उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति थी। नेक्स्ट है कि किसे जापान सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो नारायण कुमार को सम्मानित किया गया। किस पुरस्कार से? ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार नारायण कुमार को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि केंद्र की नई शिक्षा को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो उत्तराखंड है। जो नई शिक्षा नीति लागू होने की प्रक्रिया है सबसे पहले उत्तराखंड ने शुरू किया है। टाइम मैगजीन द्वारा इस वर्ष भारत के किन 2 स्थानों को एक्सप्लोर करने के लिए 50 असाधारण स्थलों में नामित किया गया है? तो केरल और अहमदाबाद को। किसको किया गया है? केरल और अहमदाबाद को किया गया है। किस क्षेत्र में? टाइम मैगजीन द्वारा इस वर्ष भारत के किन 2 स्थानों को एक्सप्लोर करने के लिए 50 असाधारण स्थलों में नामित किया गया है? तो वो केरल और अहमदाबाद को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 तक रक्षा उत्पाद में कितने करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है? तो रक्षा उत्पाद में 1.75 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। रक्षा मंत्रालय द्वारा 2025 तक रक्षा उत्पाद में 1.75 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है कि कौन लगातार 13 T20 मैच जीतने वाला क्रिकेट इतिहास के पहले कप्तान बने हैं? तो 13वें T20 मैच जीतने वाले क्रिकेट इतिहास के पहले कप्तान बने हैं रोहित शर्मा बने हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर है? तो ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट 2022 में भारत का जो स्थान है वो 135वें नंबर पे है। नेक्स्ट है कि कौन से एक्सप्रेसवे भारत में पहले एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो वो है द्वारका एक्सप्रेसवे। कौन है? द्वारका एक्सप्रेसवे। किस रूप में बन रहा है? कौन सा एक्सप्रेसवे भारत में पहले एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो द्वारका एक्सप्रेसवे को विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट है किस रेलवे स्टेशन को ऑगमेंटेड रियलिटी स्क्रीन, क्या चीज़ है? ऑगमेंटेड रियलिटी स्क्रीन से लैस होने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन बनाया गया है? तो है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स। क्या है? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को किया गया है। अब हम लोग देखेंगे निर्वाचन और नियुक्तियाँ। क्या है? निर्वाचन और नियुक्तियाँ। तो पहला जो दिया हुआ है नाम दिया है राजर्षि गुप्ता। राजर्षि गुप्ता का कहाँ निर्वाचन हुआ है? चलिए हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि जुलाई 2022 में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ONGC की विदेश निवेश इकाई ONGC विदेश लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक के तौर पर राजर्षि गुप्ता ने पदभार संभाल लिया है। उनके पास ONGC और ONGC विदेश के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संचालन में
पर्यवेक्षी प्रबंधीय और रणनीतिक योजनाओं क्षमताओं में 33 वर्षों का व्यापक अनुभव है। राजर्षि गुप्ता ने आलोक गुप्ता का स्थान लिया है, जिनका कार्यकाल पिछले महीने खत्म हो गया था। तो देखिए, राजर्षि गुप्ता को ओएनजीसी की विदेश निवेश इकाई ओएनजीसी विदेश लिमिटेड का प्रबंधक नियुक्त किया गया। किसका? ओएनजीसी की जो विदेश लिमिटेड की इकाई है उसमें राजर्षि गुप्ता को निदेशक उसका नियुक्त किया गया है। अगला है फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। दिवंगत नेता फर्डिनेंड मार्कोस के बेटे फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने 30 जून 2022 को मनीला के नेशनल म्यूजियम में फिलीपींस के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो देखिए, जो 17वें राष्ट्रपति हैं फिलीपींस के, उनको बनाया गया है फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर को। एक इनके बेटे हैं, तो फर्डिनेंड मार्कोस के एक बेटे हैं। फिलीपींस संविधान में राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। देखिए, जो फिलीपींस है वहाँ पर राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। भारत में 5 वर्ष का होता है, जबकि अगर हम लोग बात करेंगे अमेरिका में तो 4 वर्ष का होता है। मार्कोस जूनियर ने मई में राष्ट्रपति चुनाव में प्रतिद्वंदी मारिया लिनोर को रोब्रेडो को 7% मतों से जीत हासिल किया है। सैफ अहमद। देखिए, सैफ अहमद क्या हैं? तो सैफ अहमद को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIS इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने जुलाई 2022 में भारतीय प्रशासक नरिंदर बत्रा के इस्तीफे के बाद मिस्र के सैफ अहमद को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बत्रा ने FIH अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और साथ ही भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद भी छोड़ दिया। अहमद को 5 नवंबर को नए चुनाव होने के अंतरिम प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगले हैं संदीप कुमार गुप्ता। इनको देख लेते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में वित्त निदेशक संदीप कुमार गुप्ता को जून 2022 में भारत के सबसे बड़े गैस संस्थान गेल इंडिया लिमिटेड का प्रमुख नियुक्त किया गया है। जो IOC है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का, उसका वित्त निदेशक संदीप कुमार गुप्ता को बनाया गया है। अगला है लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला। तो सेवानिवृत्त सेना अधिकारी राज शुक्ला को जुलाई 2022 में संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। UPSC, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा IFS, भारतीय पुलिस सेवा IPS और केंद्रीय सेवाओं के लिए सरकार को उम्मीदवारों की सिफारिश करता है। 2021 में परम विशिष्ट सेवा प्राप्त पदक प्राप्त करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल शुक्ला का भारतीय सेना में 4 दशकों से अधिक का करियर है। तो देखिए, जो सेवानिवृत्त सेना है, लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला को UPSC में एक सदस्य के रूप में बनाया गया है। नितिन गुप्ता। देखिए, IRS अधिकारी नितिन गुप्ता को जून 2022 में नए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। गुप्ता आयकर विभाग के 1986 बैच के एक भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी हैं, जो बोर्ड में सदस्य के रूप में कार्यरत हैं और अगले वर्ष सितंबर में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। अगला है ला गणेशन। जगदीश धनखड़ के इस्तीफे के बाद मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन को पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। जगदीप धनखड़ को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद उन्हें गणेशन की शपथ दिलाई गई। अगला है एयर लैपिड। एस अतीत पार्टी के नेता एयर लैपिड को नाफ्ताली बनेट की जगह आधिकारिक तौर पर इजराइल का 14वां प्रधानमंत्री बनाया गया है। वह एक पूर्व पत्रकार हैं जो 1 जुलाई 2022 से इजराइल के PM के रूप में सेवा कर रहे हैं। एयर लैपिड का कार्यकाल छोटा हो सकता है क्योंकि उन्होंने 1 नवंबर को होने वाले इजराइल के चुनाव में पहले कार्यवाहक सरकार की कमान संभाली है। अगले हैं दिनकर गुप्ता। पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक दिनकर गुप्ता को जून 2022 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के रूप में महानिदेशक के रूप में
नियुक्त किया गया है। गुप्ता ने पुलिस महानिदेशक इंटेलिजेंस पंजाब का पद संभाला है, जिसमें पंजाब स्टेट इंटेलिजेंस विंग, स्टेट एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कंट्रोल यूनिट की सीधी निगरानी शामिल थी। न्यायाधीश विनीत शरण। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश विनीत शरण ने जुलाई 2022 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल के रूप में पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने न्यायमूर्ति DK जैन का स्थान लिया है, जिनका कार्यकाल पिछले वर्ष जून में समाप्त हुआ था। 65 वर्षीय शरण उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के और उन्होंने कर्नाटक में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में भी काम किया है। परमेश्वर अय्यर। पूर्व पेयजल एवं जल स्वच्छता सचिव परमेश्वर अय्यर को जून 2022 में 2 वर्ष के लिए नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है और इन्होंने अमिताभ कांत का स्थान लिया है। राज्यसभा के लिए 4 सदस्य मनोनीत किए गए। देखिए, केंद्र सरकार ने जुलाई 2022 में दक्षिण राज्यों की 4 हस्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। इनमें स्पोर्ट आइकन PT उषा, संगीत उस्ताद इलैयाराजा, आध्यात्मिक नेता बीरेन हेगड़े और पटकथा लेखक KV विजयेंद्र प्रसाद हैं। 4 राज्यसभा के सदस्य कौन कौन है? देखिए, 4 राज्यसभा के सदस्य हैं। PT उषा हैं, तो प्रख्यात धाविका PT उषा 20 जुलाई 2022 को राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली है। उषा ने 1984 में ओलंपिक खेलों में 4था स्थान हासिल किया था। उषा को 1983 में अर्जुन अवार्ड, 1985 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो PT उषा एक है जो राज्यसभा के सदस्य बनी है। 1984 में ओलंपिक खेलों में 4था स्थान को हासिल किया गया था। अगला है इलैयाराजा। तो तमिलनाडु के मदुरई जिले में एक दलित परिवार में जन्मे इलैयाराजा को भारत के महान संगीतकारों में से एक माना जाता है। 5 दशकों से अधिक करियर में उन्होंने 1000 से अधिक फिल्मों के लिए 7000 से अधिक गीतों की रचना की है और दुनिया भर में 20,000 से अधिक संगीत कार्यक्रमों में प्रदर्शन किया है। उन्हें पद्म विभूषण और पद्म भूषण से भी नवाजा जा चुका है। अगले हैं बीरेंद्र हेगड़े। बीरेंद्र हेगड़े ने 20 वर्ष की उम्र में कर्नाटक के धर्मस्थल मंदिर में धर्माधिकारी के रूप में काम किया है। वह 5 दशकों से अधिक समय से एक समर्पित परोपकारी व्यक्ति हैं। उन्होंने ग्रामीण विकास और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न परिवर्तनकारी पहलों का नेतृत्व किया है। अगले हैं KV विजयेंद्र प्रसाद। आंध्र प्रदेश के कोवूर में जन्मे KV विजयेंद्र प्रसाद ने कई प्रमुख तेलुगु और हिंदी फिल्मों की कहानी लिखी हैं। वह देश के सबसे प्रसिद्ध फिल्म निर्देशकों में से एक SS राजमौली के पिता हैं। अगला है ज्योतिरादित्य सिंधिया और स्मृति ईरानी। मुख्तार अब्बास नकवी और रामचंद्र प्रसाद सिंह के केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफे के बाद जुलाई 2022 में केंद्रीय मंत्रियों की स्मृति और ईरानी और ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्रमशः अल्पसंख्यक मामलों में इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। यह पहली बार है जब 2 मौजूदा मंत्री संसद के दोनों सदनों से बाहर हैं। R दिनेश। TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशन के कार्यकारी उपाध्यक्ष दिनेश को 2022-23 में भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष नामित किया गया है। दिल्ली में आयोजित CI राष्ट्रीय परिषद की बैठक में ITC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संजय पुरी अध्यक्ष चुना गया है। मनोज कुमार हैं। खाद्य और ग्रामोद्योग उद्योग में विपणन के पूर्व विशेषज्ञ सदस्य मनोज कुमार को 2022 में भारत सरकार के वैधानिक निकाय के अध्यक्ष के रूप में संभालने के लिए पदोन्नत किया गया है। अगला है आशीष कुमार चौहान हैं। इनको बनाया गया है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने जुलाई 2022 में आशीष कुमार चौहान को अपना नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। अगले हैं RK गुप्ता। वरिष्ठ अधिकारी RK गुप्ता को जुलाई 2022 में उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। RK गुप्ता को उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। अगले हैं BK सिंह। BK सिंह ने जुलाई 2022 में IREC लिमिटेड के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। इस पदोन्नति से पहले सिंह IREC के में कार्यकारी निदेशक थे। अगले हैं YS जगन मोहन रेड्डी। युवा जन श्रमिक रायथू कांग्रेस ने जुलाई 2022 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी को जीवन भर के लिए अध्यक्ष चुना है। पार्टी के संविधान में बदलाव के बाद YSRC की 2 दिवसीय पूर्ण बैठक के बाद लिखित निर्णय लिया गया है।
अगले हैं परितोष त्रिपाठी। निजी गैर जीवन बीमाकर्ता एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने परितोष त्रिपाठी को 5 जुलाई 2022 से प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। उन्होंने पीसी कांडपाल का स्थान लिया है, जिन्हें भारतीय स्टेट बैंक के कॉर्पोरेट सेंटर में प्रबंध निदेशक के रूप में तैनात किया गया है। अगला है पुरस्कार और सम्मान। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी को सरदार पटेल पुरस्कार, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी को समग्र प्रदर्शन के लिए सरदार पटेल उत्कृष्ट IRS संस्थान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला है सौरव गांगुली, ब्रिटिश संसद ने किया सम्मानित। भारत के पूर्व कप्तान और वर्तमान BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली को ब्रिटिश संसद ने 13 जुलाई 2022 में सम्मानित किया है। सौरव गांगुली चंडीदास गांगुली को प्यार से दादा के नाम से जाना जाता है। सौरभ चंडीदास गांगुली को एक भारतीय क्रिकेटर, प्रशासक, कमेंटेटर और पूर्व राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के 39वें और वर्तमान अध्यक्ष हैं। उन्हें लोकप्रिय रूप से भारतीय क्रिकेट के महाराजा के रूप में सम्मानित किया जाता है। गांगुली को 2004 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। गांगुली को 20 मई 2013 को पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से बंग विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की राष्ट्रीय सद्भावना राजदूत दिया मिर्जा और पर्यावरण कार्यकर्ता अफरोज शाह को जुलाई 2022 में सामाजिक न्याय 2021 के लिए प्रतिष्ठित मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हारमनी फाउंडेशन सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से मेजबानी करता है। यह शांति, सद्भावना और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यक्तियों या संगठनों के असाधारण काम को स्वीकार करने और पहचान का एक मंच है। CIII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021। हैप्पीस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजी के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष अशोक सूता को CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2019 में शुरू किए गए वार्षिक CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार को गुणवत्ता अभियान के उत्कृष्ट योगदान और विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया गया है। चलिए इसको छोड़िए। मिशेल पूनावाला को मिला प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार। मिशेल पूनावाला को जुलाई 2022 में कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए यूनाइटेड किंगडम में NRI वर्ल्ड समिट 2022 में शिरोमणि पुरस्कार मिला है। पूनावाला के अलावा श्री साधु ब्रह्म विहारी, भगवान रामी रेंजर, रीता हंदुजा छाबड़िया को भी शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शिरोमणि पुरस्कार के बारे में जान लीजिए। शिरोमणि पुरस्कार 1977 में स्थापित किया गया था और इससे पहले मदर टेरेसा, चीफ मार्शल मानेकशॉ, राज कपूर, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, PT उषा, लिएंडर पेस, विश्वनाथ आनंदन, दलाई लामा, जया बच्चन और आशा भोसले को सम्मानित किया जा चुका है। ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार देखिए। जापान सरकार ने जुलाई 2022 में जापान और भारत के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में उनके योगदान के सम्मान में सन्मार ग्रुप के YS चेयरमैन नारायणन सन्मार ग्रुप के वाइस चेयरमैन नारायणन कुमार को ऑर्डर ऑफ द राइजन सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार पुरस्कार से सम्मानित किया है। अब इसके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगले हैं MS कृष्ण नारायण मूर्ति। प्रकाश पादुकोण को कैंप गौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड से के लिए चयनित किया गया है। तो कैंप गौड़ा जो इंटरनेशनल अवार्ड है उसको सम्मानित किया गया है MS कृष्ण नारायण मूर्ति को। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री SM कृष्णा, इंफोसिस के संस्थापक और IIT उद्योग के दिग्गज NR नारायण मूर्ति और पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण को कैंप गौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड के लिए चुना गया है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई 27 जून को विधान सौध में बेंगलुरु शहर के वास्तुकार कैंप गौड़ा की 553वीं जयंती पर भव्य समारोह के दौरान प्राप्तकर्ताओं को पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार स्वरूप उन्हें 5 लाख की नकद पुरस्कार दिया जाता है। विजय अमृतराज को गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड। इंडियन टेनिस ग्रेट विजय अमृतराज को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम और अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा जून 2022 में गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड के 2021 प्राप्तकर्ता के रूप में नामित किया गया है।
अगला है पल्लवी सिंह ने जीता मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का ताज। अब हम देखेंगे मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का ताज किसको मिला है, तो पल्लवी सिंह को मिला है। भारत की पल्लवी सिंह ने जुलाई 2022 में दक्षिण कोरिया के ओसू शहर में आयोजित फाइनल में मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जीता। वह कानपुर भारत की रहने वाली हैं और उन्होंने इस प्रतियोगिता में अपने देश को गौरवान्वित किया है। प्रतियोगिता में 110 देशों ने भाग लिया। पल्लवी सिंह मिसेज यूनिवर्स प्रतियोगिता में एशिया की प्रतिभागी थीं और उन्होंने जीवन के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए भारतीय महिलाओं को दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया। अगला है कर्नाटक की सन्नी सेठी को फेमिना मिस इंडिया 2022 का ताज मिला। पल्लवी सिंह को मिला है मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का ताज मिला है, जबकि कर्नाटक की सन्नी सेठी को फेमिना मिस इंडिया 2022 का ताज मिला है। फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब इस बार सन्नी सेठी ने जुलाई 2022 में अपने नाम किया। वह अब 71वें मिस वर्ल्ड पेजेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। सेठी को फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का ताज उनकी पूर्ववर्ती मिस इंडिया 2020 मानसा वाराणसी द्वारा मुंबई में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में पहनाया गया। फेमिना मिस इंडिया 2022 की फर्स्ट रनर अप राजस्थान के रूबल शेखावत हैं, जबकि सेकेंड रनर अप उत्तर प्रदेश की रहने वाली सिनाता चौहान है। अब हम लोग देखेंगे चर्चित और विवादित व्यक्तियों के बारे में। नेक्स्ट है कि मार्गरेट अल्वा और जगदीप धनखड़। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजस्थान की राज्यपाल मार्गरेट अल्वा जुलाई 2022 में विपक्षी दलों की संयुक्त उम्मीदवार के रूप में उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ी हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद के लिए संयुक्त दावेदार के रूप में नामित किया है। एनसीपी सुप्रीत शरद पवार के घर पर विपक्षी दलों के 17 नेताओं की बैठक में अल्वा के नाम का फैसला लिया गया। धनखड़ ने 1989 के लोकसभा चुनाव में झुंझुनू से सांसद चुने जाने के बाद सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया। उन्होंने 1990 में संसदीय मामलों के राज्य मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। अगला है कि फाइटर पायलटों की पिता पुत्री टीम ने रचा इतिहास। पिता और बेटी की टीम फ्लाइंग ऑफिसर अनन्या शर्मा और अनुभवी फाइटर पायलट एयर कोमोडोर संजय शर्मा ने एक ही जेट फॉर्मेशन में उड़ान भरकर विमानन इतिहास रच दिया। अनन्या को दिसंबर 2021 में एक फाइटर पायलट के रूप में कमीशन किया गया था। उन्होंने पिता के साथ वायुसेना स्टेशन बिदरहाट 135 एडवांस जेट ट्रेनर में सामना फॉर्मेशन उड़ान भरी थी। जाह्नवी डांगेती हैं। 19 वर्षीय जाह्नवी डांगेती ने जुलाई 2022 में दक्षिण पोलैंड के क्राको में एनालॉग अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र से एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम को पूरा करने वाली सबसे कम उम्र की बनकर इतिहास रच दिया है। अगला देखें गीता गोपीनाथ। भारत में जन्मी गीता गोपीनाथ जुलाई 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली और दूसरी भारतीय बनी। यह सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय रघुराम राजन थे, जो 2003 और 2006 के बीच IMF के मुख्य अर्थशास्त्री और अनुसंधान निदेशक थे। गोपीनाथ को अक्टूबर 2018 में IMF के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया था और बाद में उन्हें पिछले वर्ष दिसंबर में IMF के पहले उप प्रबंधन निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया था। अब हम देखेंगे राहुल नार्वेकर। मुंबई के वकील और पहली बार विधायक बने राहुल नार्वेकर महाराष्ट्र विधानसभा के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष चुने गए हैं। वे इस महत्वपूर्ण संवैधानिक पद को संभालने वाले भारत के सबसे कम उम्र के हैं। मुंबई के वकील और पहली बार विधायक बने राहुल नार्वेकर महाराष्ट्र विधानसभा के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष चुने गए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के जो सबसे कम उम्र के अध्यक्ष जो चुने गए हैं वो राहुल नार्वेकर हैं। श्रेया लंका। देखिए श्रेया लंका उड़ीसा की श्रेया लंका जून 2022 में भारत से पहली के पॉप स्टार बन गई है। श्रेया का ब्लैक स्वान बैंड के लिए चयन यूट्यूब पर ऑडिशन देकर हुआ है। श्रेया ने कई सारे के ड्रामा देखकर और ऑनलाइन ही कोरियन भाषा सीखी थी। अब हम लोग देखेंगे निधन में है भूपेंद्र सिंह। तो जुलाई 2022 में देश के गजल गायक
भूपेंद्र सिंह का पेट में कैंसर और कोविड-19 से संबंधित जटिलताओं के कारण निधन हो गया। वह 82 वर्ष के थे। उन्हें दुनिया छूटे यार न छूटे, थोड़ी सी ज़मीन थोड़ा सा आसमान, जिसे उन्होंने दिवंगत महान गायिका लता मंगेशकर के साथ गाया था, और दिल ढूंढता है कि नाम गम जाएगा, जिसे गीतों के लिए जाना जाता है। भूपेंद्र सिंह की डेथ हो गई है, गजल गायक। बरिंदर सिंह भारतीय हॉकी के दिग्गज और 1975 में स्वर्ण पदक जीतने वाले विश्व कप के टीम के सदस्य बरिंदर सिंह का निधन 2002 में हो गया। वो 75 वर्ष के थे। सिंह 1975 के कुआलालंपुरम में पुरुष हॉकी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय टीम के हिस्सा थे। मोंटी नॉर्मन जेम्स बॉन्ड फिल्म के लिए थीम ट्यून लिखने वाले ब्रिटिश संगीतकार मोंटी नॉर्मन का निधन 9 जुलाई 2022 में हो गया। वे 94 वर्ष के थे। उन्हें निर्माता अल्बर्ट क्यूबी ब्रोकोली द्वारा 1962 में रिलीज पहली जेम्स बॉन्ड फिल्म डा नो थीम लिखने के लिए रखा गया था। 1928 में लंदन के ईस्ट इंडिया में यहूदी माता पिता के घर जन्मे मोंटी न्यूरोसिस नॉर्मन का अपना पहला गिटार 16 वर्ष में शिंजो आबे जानते ही हैं कि जुलाई 2022 में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की पश्चिम जापान के नारा शहर में चुनाव सभा के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई। आबे 2020 में इस्तीफा देने तक देश के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे। 1930 के दशक में युद्ध पूर्व सैन्यवाद के दिनों के बाद से किसी मौजूदा या पूर्व प्रधानमंत्री की यह पहली हत्या थी। अब हम लोग देखेंगे त्यागपत्र और इस्तीफा। तो नरेंद्र बत्रा वयोवृद्ध खेल प्रशासक नरेंद्र बत्रा ने जुलाई 2022 में व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए भारतीय ओलंपिक संघ, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य के रूप में इस्तीफा दे दिया। अगला है गोतबाया राजपक्षे। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने देश में खराब स्थितियों के चलते इस्तीफा दे दिया है। हजारों प्रदर्शनकारियों के राष्ट्रपति भवन पर धावा बोलने से ठीक पहले गोतबाया राजपक्षे के देश छोड़ने की खबर थी। गोतबाया राजपक्षे के इस्तीफे के बाद श्रीलंका की संसद ने गोतबाया राजपक्षे की जगह प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे को अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में नामित किया। बोरिस जॉनसन यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने जुलाई 2022 में सरकार को हिला देने वाले घोटालों की एक श्रृंखला और सहयोगियों द्वारा विरोध और इस्तीफे देने के बाद कंजर्वेटिव पार्टी के नेता के रूप में अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी। जॉनसन 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर तब तक प्रभारी बने रहेंगे जब तक एक नए नेता का चुनाव नहीं हो जाता है। मुकेश अंबानी ने 27 जून 2022 को कंपनी निदेशक के पद पर से इस्तीफा दे दिया है। अब मुकेश अंबानी के बड़े बेटे आकाश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री के डिजिटल डिवीजन जियो इन्फोकॉम के बोर्ड अध्यक्ष के रूप में पदभार संभालेंगे। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में और रिलायंस जियो इन्फोकॉम सहित सभी जियो डिजिटल सेवा ब्रांडों की मूल फर्म जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में काम करना जारी रखेंगे। आयोजन या महोत्सव या सम्मेलन। अब हम देखेंगे हैप्पीनेस उत्सव। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जुलाई 2022 में दिल्ली के स्कूलों में हैप्पीनेस पाठ्यक्रम की चौथी वर्षगांठ को हैप्पीनेस उत्सव के रूप में मनाया। इसके तहत सरकारी स्कूल के प्रत्येक बच्चे ने अपने स्थानीय समुदाय के 5 सदस्यों से बातचीत कर खुशी का मतलब बताया। 15 दिवसीय इस उत्सव के दौरान कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। हैप्पीनेस पाठ्यक्रम से परिचित कराना और खुशी कैसे प्राप्त करें इस बारे में जागरूकता बढ़ाना है। साइबर सुरक्षा पर बिम्स्टेक विशेषज्ञों की बैठक। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय ने जुलाई 2022 में नई दिल्ली में साइबर सुरक्षा सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह को 2 दिवसीय बैठक आयोजित की। बिम्स्टेक विशेषज्ञों ने बिम्स्टेक क्षेत्र में साइबर सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की है। स्वनिधि महोत्सव। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि योजना की दूसरी वर्षगांठ पर आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया है, जो 9 से 31 जुलाई तक मनाया गया है।
संधि और समझौता। आरबीआई और बैंक इंडोनेशिया में समझौता। भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक इंडोनेशिया के बीच जुलाई 2022 में भुगतान प्रणाली, डिजिटल वित्तीय नवाचार, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता हुआ। बाली में G20 के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नेंस की बैठक के दौरान दोनों केंद्रीय बैंकों ने आपसी सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर सहमति व्यक्त की। समझौता ज्ञापन अंतर सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देने, प्रभावी भुगतान प्रणाली बनाने और सीमा भुगतान कनेक्टिविटी प्राप्त करने के लिए एक ठोस आधार के रूप में भी काम करेगा। वेदांत और IIT मद्रास में साझेदारी। सुरक्षा घटना का पता लगाने के लिए धातु और तेल तथा गैस कंपनी वेदांत ने जुलाई 2022 में IIT मद्रास में स्थापित स्टार्टअप डिटेक्ट टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की और अपनी सभी व्यावसायिक इकाइयों में T-Pulse HSSE मॉनिटरिंग सिस्टम तैनात किया है। यह सहयोग कार्यस्थलों की AI सक्षम सुरक्षा निगरानी को लागू करने, शून्य निकास नुकसान के लिए वेदांत समूह की प्रतिबद्धता के अनुरूप है, जो इसके डिजिटल परिवर्तन रोडमैप में एक महत्वपूर्ण पहल है। नेस्कॉम ने गूगल से की साझेदारी। नेस्कॉम फाउंडेशन और गूगल ने जुलाई 2022 में महिला किसानों का व्यवसाय बढ़ाने में मदद को गैर लाभकारी संस्थान इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्री बिजनेस प्रोफेशनल्स के सहयोग से डिजीवाड़ी कॉल सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। डिजीवाड़ी कॉल सेंटर परियोजना एक पायलट आधार पर चलाई जा रही है। भारत में चीतों को लाने के लिए नामीबिया से किया गया समझौता। भारत और नामीबिया के बीच जुलाई 2022 में चीतों को भारत लाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में पहले 8 चीतों को 15 अगस्त तक पहुंचाने की उम्मीद है। भारत को दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते मिलने की संभावना है। भारत में आखिरी बार जीवित चीता 1952 में छत्तीसगढ़ में दिखाई दिया था। 69 वर्ष बाद चीतों को भारत में वापस लाने की तैयारी की जा रही है। चीता ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट के तहत केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय का उद्देश्य जानवरों को कूनो के जंगल में छोड़ने से पहले एक बाड़े में प्रजनन कराया जाता है। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आयोग, समिति और प्राधिकरण। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।